बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुंच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीजंस भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की करप्शन पर और इस जंग के दौरान जिस तरह वो पैसा बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेनेटर जॉन ओसोफ, इन्होंने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में बयान दिया। वो $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर हैं। ये उन्होंने कहा कि जेरेड कुशनर $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है और अब वो बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल इसी वक्त वो अरब दुनिया के शहजादों और शेखों से मजीद अरबों डॉलर मांग रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम अमरीकी सफीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अरबों डॉलर का मुतालबा करे? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और इस खेल में सिर्फ जेरेड कुशनर ही शामिल नहीं है। एरिक, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है, और डोनाल्ड जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बेटा है। इनकी जुज़वी मिल्कियत वाली एक कंपनी इस जंग के दौरान खलीजी रियासतों को अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला निजाम, फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने कभी इतनी बड़ी करप्शन को छुपाने की इतनी मामूली कोशिश भी नहीं देखी। यानी इसको करप्शन करार दिया जा रहा है। अमेरिका में अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने इस लड़ाई से भी पैसा बनाया है। कुछ और चीजें भी अमेरिका में सामने आई कि एक सट्टा होता है, जैसे ही लड़ाई फैलने लगती है तो एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं, और जैसे ही ये स्टेटमेंट आते हैं कि अब लड़ाई जो है वो रुक जाएगी तो कीमतें नीचे जाती हैं। इन कीमतों के उतार चढ़ाव में भी अरबों डॉलर बनते हैं और इस खेल के अंदर कुछ लोग शामिल हैं जिनके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। शक इस बात पे किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों को पता होता है कि ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी और ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो आलमी सतह पे एक सट्टा हो रहा है और उस सट्टे के जरिए से भी पैसा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अब एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। ये है जनाब बाजोड़ से रुकन सूबाई असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात की है। मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और रुकन असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाजोड़ से रुकन है। वो ये कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन जिला बाजोड़ की तहसील खार में सिक्योरिटी फोर्सेस स्पॉन्सर लोगों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की बिना पर एक गांव पर छापा मारा और वहां पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और इस छोटे बच्चे को अपनी मां की गोद में शहीद कर दिया। इसके साथ साथ इस गांव के जितने घर थे, इन सब में जितना कुछ मौजूद था इसे माले गनीमत के नाम पर ले गए, जिसमें सोना, नकदी और कपड़े वगैरह भी शामिल थे। इसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। सैयद बादशाह के घर से 2 तोले सोना और 72,000 रुपए भी ले गए। फजल हयात के घर से 1 लाख रुपए साथ ले गए और उसके साथ साथ घरों से कपड़े भी ले गए। इसके बाद अहदाफ भी हासिल नहीं किए गए। वहां लोगों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद पर इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे और अहलकार मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ कपड़ों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। इसके अलावा हमारे इलाके छोटे मामूद में मुख्तलिफ इलाके हैं जहां रोजाना लाशें उठाना मामूल बन गया है।
इस पूरे ऐवान को पता है कि जून 2025 में बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया, इलाके क्लियर किए गए, लोग भी बेघर हुए, खैमों में जाकर रहे, लेकिन इसके बावजूद क्लियर इलाकों में दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं और मार्टर गोले फायर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल में अभी तक वो इलाका क्लियर नहीं हो सका। ये बड़ा अलार्मिंग है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये छापे मारती हैं या एक्टिविटीज करती हैं और इसके अंदर लोगों का सामान उठाकर ले जाए या आम लोगों का कत्लेआम हो या बच्चे शहीद हो जाएं, ये वाकयात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनकी फौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये रुकन सूबाई असेंबली डॉक्टर हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट है। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हरकत की है। एक चीज नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो गया है। ये बज़ाहिर तो बहुत सीनियर लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में, मैं हैरान होता हूं कि इनको हो क्या गया। अच्छे खासे थे, कभी कभी ये कहते थे कि ये खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर, लेकिन आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश करने में इन सहाफियों ने कमाल कर दिया। ऐसा सख्त मुकाबला चल रहा है, मैं क्या इनके नाम लूं, इतने सीनियर लोग हैं। कुछ के चेहरों पे दाढ़ियां हैं, कुछ के बाल सफेद हैं, कुछ ने दहाइयां गुजार दी मीडिया में। मुझे तो अब शर्म आती है कि ये हमारे मीडिया के अंदर हमारे सीनियर्स इस तरह के लोग निकले। कोई एक जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दूसरा जूता पॉलिश कर रहा है, किसी ने तस्मे मुंह में दबाए हुए हैं। देखिए, बतौर इदारा फौज को तहफ्फुज अगर आप देना चाहते हैं तो फौज हमारे टैक्स से चलती है, वो आप करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी मेरा भी ये मानना है कि फौज को नुकसान नहीं होना चाहिए और फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इसका आगाज कौन करता है? इसका आगाज वो क़यादत करती है, फौजी क़यादत, जो फौज को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप गन डालेंगे, गैर कानूनी गैर आईनी हरकतें करेंगे, जब आप मुल्क को तबाह करेंगे और फौज के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो आपको जब लोग जवाबी हमला करेंगे तो आप तो फौज के पीछे जाकर छुपे हैं ना, फिर फौज का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। अब फौज की अगर कोई तारीफ करता है या फौज को बचाने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में वो इतना को बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन जर्नैलों के जूते पॉलिश करने में तो कमाल कर दिया हमारे इन सहाफियों ने, मैं हैरान हो गया हूं। और ये बात जर्नैलों को भी सोचनी चाहिए, यानी आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि उनके इकदामात का बोझ जाकर फौज बतौर इदारा फौज पे पड़ता है। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो आइन और कानून के खिलाफ है या इखलाकियात के खिलाफ है, जबरी तौर पे लापता किया जाए, सियासत में मुदाखलत की जाए, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना, जुल्म, बर्बरियत, जबर, जब ये चीजें की जाए तो फिर बतौर इदारा फौज बदनाम होती है। ये आम पाकिस्तानी से ज्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए जो फौज के बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फौज ने इतनी इज्जत दी है, इतना मुकाम दिया है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस इदारे ने उन्हें इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो इस इदारे के लिए कितनी इज्जत कमा रहे हैं या इदारे की बदनामी का बायस क्यों बन रहे हैं, ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं उनका क्या कहूं, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कई दहाइयों से बिगड़ा हुआ है। जो असल बात है वो ये है कि हमारे सहाफियों ने बेशर्मी का कंबल ओढ़ा हुआ है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता है। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मर्तबा की।
ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसलों में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सरे फहरिस्त हैं। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है, पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई। और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको यह समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को यह समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया है। मैं कई महीनों से आपको यह बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है, वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत कदा है, यहां पे कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। किस लम्हे लोग किस तरफ चल पड़े, किस जगह पे कौन खड़ा होकर क्या हरकत कर दे, ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। तो इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करते करते प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इमरान खान को टैकल इन्हें करना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी चले जाएं, इनको अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और अब कुछ इतलात आ रही हैं मुतजाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए हैं और उन्होंने अंदर जाने के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं। और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं शहर इक्तदार में और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई। लेकिन ये खबरें, याद रखिएगा, हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती है, उसके अलावा नहीं आती।
तो अगर कोई संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा। अदरवाइज इमरान खान साहब तो डट कर खड़े हैं, वो अब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो किसी किस्म की डील के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। नाजरीन, जो दहशतगर्दी का मामला अफसोसनाक हुआ इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक तो आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने कहा कि हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि हमलों का पहले से पता लगा लिया जाए। भाई फटे मूवी, यानी हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि पहले से पता लगा लिया जाए। तो दुनिया भर की एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को होने से पहले कैसे रोकती हैं? कैसे रोकती हैं? या आपकी जो एजेंसियां हैं वो कई दहशतगर्दी के वाकयात को रोक भी तो लेती हैं, तो उन्हें कैसे रोकती हैं? क्या उनके पास गैब का इल्म है? बेशुमार आपके पास टाउट लगे फिरते हैं जिनके पास गैब का इल्म है। वो पहले ही बता देते हैं कि अदालत ने कल क्या फैसला देना है। गैब का इल्म है ना उनके पास। वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन गिरफ्तार होगा, किसके लिए जमीन तंग की जाएगी। वो पहले ही बता देते हैं कि किसकी जबाबंदी की जाएगी। वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन सा जज फारिग होने वाला है, कौन सा नया कानून बनने वाला है। ये गैब का इल्म नहीं है तो और क्या है? उनको पहले से कैसे पता चलता है? एजेंसियों का काम ये होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोई ट्रैवल एजेंसियां नहीं है। इन्होंने पहले से पता लगाना होता है और इनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इनको टेक्नोलॉजीज अलग अलग किस्म की दुनिया भर की लेकर दी हुई है और इनकी कमांड है पूरे मुल्क के ऊपर। हर कैमरे के ऊपर इनकी कमांड है, कंट्रोल है। हर मोबाइल फोन के डाटा तक इनकी कंट्रोल है। तो जितना कंट्रोल इनके पास है, इंटरनेशनली बहुत कम एजेंसियों के पास इतनी सहूलत होती है जो पाकिस्तान की तरफ ने इनको हर चीज दे दी है। यानी ब्यूरोक्रेट्स तक का फैसला तो ये लोग करते हैं।